Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। So welcome today and मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पे हैं सर। और मेरे को ये मौका मिल रहा है कि आपके साथ ये जूम सेशन है एंड आई एम एबल टू मतलब आपको इंट्रोड्यूस करा सकूं और सबसे मिला सकूं, ताकि आप अपना जो हीलिंग जर्नी किस तरह से रहा, आप किस तरह से अपने जो भी आपके प्रॉब्लम्स रहे आप किस तरह से उसको हील किए उसके बारे में, एंड इफ यू कुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो प्लीज डू दैट सर। जी, थैंक यू सुकृति जी। और मैं सभी सुनने वालों को अपने बारे में और मेरी जो हीलिंग जर्नी रही है अभी तक की उसके बारे में लोगों को बताना चाहूँगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। मैं डॉक्टर GN दुबे, MD मेडिसिन, और अभी मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई दरभंगा शहर में ही की, स्कूल की पढ़ाई और इंटरमीडिएट की पढ़ाई, और उसके बाद मैंने MBBS दरभंगा मेडिकल कॉलेज से ही करी है, और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन MD मेडिसिन भी यहीं से की है, और यहीं पर मैंने सीनियर रेजिडेंसी का कार्यकाल भी पूरा किया है, और 2019 से अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। और कहानी बहुत लंबी है, मैं चाहूँगा इसे संक्षेप में आप लोगों को बता पाऊँ। जब मैं MBBS सेकेंड ईयर में था, उस समय मेरी थोड़ी सी सांस की तकलीफ आनी शुरू हुई थी, और जिसको ब्रोंकाइटिस का नाम दिया गया, और कई दवाइयाँ थोड़ी बहुत लेनी पड़ती थी बार बार। फिर साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होने लगी, और इसको ट्रीट करते सप्रेस करते बाद में मुझे ब्रोंकियल आस्थमा बताया गया, और मैंने इनहेलर मीटर डोज इनहेलर लेना शुरू किया, जो हर ठंडी में हर साल लेना पड़ता था, और साल भर में 3 से 4 बार एंटीबायोटिक के कोर्सेज करने पड़ते थे। वो फिर आगे चलकर रिकरेंट अर्टिकेरिया, अर्टिकेरियल रैश, एनाफाइलेक्सिस में परिवर्तित होता गया। उसके साथ साथ जब ये दवाइयों की लिस्ट लंबी बढ़ती रही, उसके बाद मुझे कब्ज की प्रॉब्लम होने लगी, जिसको IBS लोगों ने नाम दिया, जो सीनियर फैकल्टीज हैं MBBS के पीरियड्स में ही। फिर साथ में इन्हीं के साथ साथ मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, जो स्कूल डेज से ही थी, जिसके लिए मैं पहले गोलियां लिया करता था, और बाद में जब MBBS फाइनल ईयर में पहुंचा, उस समय तक मुझे गोलियों से कोई आराम ना मिलता था, और मुझे हर हफ्ते में 1 या 2 सुई लगानी पड़ती थी सिर दर्द को कम करने के लिए। और जब मैं MD में आया, उस समय मेरी एक तकलीफ बढ़ी बाएं साइड छाती में, जिसको हम लोग प्लूरल फ्यूजन बोलते हैं उस समय, जिसको अभी ज्यादातर अपने यहाँ हिंदुस्तान में ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। मेरे बाएं साइड छाती में पानी आया, और उस समय ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस की गई, और मुझे 9 महीने एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट भी दी गई। 9 महीने मैंने दवाई की, और दवाई खाते हुए मैंने MD की एग्जामिनेशन पास की। और मेरा पढ़ाई का जो पीरियड था, मैं टाइप A पर्सनालिटी था, आप कह सकते हैं हर चीज में अव्वल आना। मैं पूरे MBBS के दौरान में अव्वल रहता था, और मैं स्पोर्ट्स पर्सन था। अपने कॉलेज के टाइम में सारे गेम्स खेलता था, और मेरे पसंदीदा गेम थे बैडमिंटन। मैं पूरे MBBS और MD के दौरान सिंगल डबल्स दोनों में चैंपियन रहा। मैं अपने यहाँ दरभंगा में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी बैडमिंटन में रह चुका हूँ। तो और MBBS फाइनल ईयर में मुझे गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया था। मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की थी अमॉन्ग बॉयज, तो उस समय मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। MD भी अच्छे नंबर से पास की। उस समय मुझे ये प्लूरल फ्यूजन की प्रॉब्लम आई, 9 महीने दवाई खाई, और उसी समय मुझे कमर में थोड़ी बहुत दर्द की शिकायत रहने लगी। इसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया, जहाँ मुझे यदा कदा लोअर बैक पेन होती थी। कभी फिजियोथेरापिस्ट को दिखाता, कभी दर्द की गोली खाता, आराम हो जाया करती थी। कुछ दिनों बाहर काम करने के बाद 2010-13 में मेरी MD की पढ़ाई पूरी हुई थी, और 2015 में मैं अपने यहाँ फिर वापस आया। यहाँ पर दरभंगा में एक RB मेमोरियल हॉस्पिटल है, जो बहुत पुरानी हॉस्पिटल है, उसमें मैंने सीनियर कंसल्टेंट ज्वाइन किया, और साथ में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंसी ज्वाइन की। और मेरी फिजिकल एक्टिविटी बराबर रहा करती थी।
मैं मॉर्निंग अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज शुरू से हेल्थ फ्रीक था, लेकिन पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था, बहुत सारी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम आती चली गई। और जब मैंने कॉलेज ज्वाइन की एज सीनियर रेजिडेंट और कंसल्टेंट ज्वाइन किया किसी हॉस्पिटल में, उसके बाद मेरी फिजिकल एक्टिविटी कम होती चली गई। मॉर्निंग उठने की रूटीन जो थी वो नहीं हो पाती थी, देर उठता था देर सोता था काम की वजह से, और मेरी ये लोअर बैक की प्रॉब्लम बढ़ती गई। और मुझे हर ठंड में जो है वो थोड़ी सी बुखार जैसा आना, कई बार लोगों को दिखाया, सीनियर्स को कोई बोल रहा है यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं क्या क्या क्या। और पता नहीं चल पा रहा था कि ये बुखार क्यों हो रहा है, और साथ में कमर दर्द की शिकायत। तो डायग्नोसिस नहीं हो पाई, फिर खुद ही इवेलुएट किया, और कुछ मुझे खुद में शंका हुई कि शायद मुझे कोई ऑटोइम्यून बीमारी जैसी हो रही है। तो उस समय मैंने एमआरआई कराई अपनी। मैं आरबीएमएल में कार्यरत था, वहाँ इन्वेस्टिगेशन मेरे लिए आसान थे। मैंने टेक्नीशियंस को बोला, एमआरआई टेक्नीशियंस को, कि मेरा एक बार एमआरआई करके देखिए। और मैंने ब्लड की एक रिपोर्ट कराई, HLA-B27। HLA-B27 हमारी पॉजिटिव आई, और एमआरआई वाज सजेस्टिव ऑफ बाइलेटरल सैक्रोलाइटिस। जो ये जो तकलीफ है वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को दर्शाता है। उसके बाद मैं आश्वस्त हो गया कि मुझे यही प्रॉब्लम है और मुझे इस प्रॉब्लम के साथ जीना है। उसके बाद मैं समझ गया कि ये बीमारी कैसे प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है। ये प्रॉब्लम आपकी जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, स्पाइन एंड जितनी भी एक्सटर्नल जो एक्सियल और एक्स्ट्रा एक्सियल जॉइंट्स है उसको इन्वॉल्व करती है। तो मैं इस बात से अवगत हो गया कि मेरी आगे की जिंदगी बहुत आसान नहीं होने वाली है। तब मैंने उसी समय से फिजिकल एक्टिविटी करनी शुरू की, मॉर्निंग वॉक। और मैं दिन में 2 फिजियोथेरेपी सेशन लिया करता था। एक मॉर्निंग में एक फिजियोथेरेपिस्ट घर पे आया करते थे, और मेरे क्लिनिक के टाइम में थोड़ा समय निकाल कर आधे घंटे फिजियोथेरेपी कराया करता था। और ये सिलसिला मेरा 4 साल तक लगातार चला, 2015 से लेकर 2019 तक। और इन्हीं दिनों मेरी प्रॉब्लम फिजियोथेरेपी की चलती रही, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम भी बढ़ती रही, कम ना हुई। और मैंने 2 साल स्लीपलेस नाइट गुजारी है। मेरी नींद 2 बजे 3 बजे करीब खुल जाती थी दर्द की वजह से। और अगर मैं रात में दिन भर काम करूं कोई तकलीफ नहीं, जैसे ही बिस्तर में आऊं मुझे करवट बदलने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ती थी। मुझे प्लीज बेड से उठा दो। अगर मुझे वॉशरूम भी जाना हो तो लोगों की मदद लेनी पड़ती थी। आई इट वाज सो पेनफुल कंडीशन। और 2-3 बजे के बाद मैं सो नहीं पाता था। तो इन दिनों मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन ढूंढने की कोशिश की। और मैं हर महीने लगभग 1 साल तक, हर 1 महीने 2 महीने पे कोलकाता विजिट किया करता था। कोई एक सरकार में, आई डोंट रिमेम्बर नेम राइट नाउ, सम सरकार थे जिनके यहाँ मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए जाता था। अ, कुछ दिनों फायदा हुआ, फिर वैसे ही स्थिति होने लगी, रात में सोने जाऊं दोनों पैरों में ऐसी जलन होती थी जैसे लगता था जो मिर्च की पाउडर जो है वो पैरों में बिखेर दी गई है। बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती थी, और 2-3 बजे के बाद तो सो ना पाऊं, ऐसी स्थिति हुई। और 2015 में आई गॉट मैरिड। उसके बाद और भी इंगेजमेंट बढ़ी, और फिजिकल प्रॉब्लम धीरे धीरे वो बढ़ती गई। 2019 में मेरी छोटी सिस्टर की शादी होनी थी, एंड लॉट ऑफ बर्डन ऑन मी, एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल बर्डन वाज ऑन मी। एंड उस समय मुझे थोड़ी सी स्ट्रेस हुई। और इधर मेरी सिस्टर की मैरिज की प्रिपरेशन हो रही है, और मैं SGPJ लखनऊ में इलाज लेने के लिए गया हुआ था। मेरे दोनों घुटनों में पानी कलेक्ट हो गए थे, जिसको हम लोग नी जॉइंट इफ्यूजन बोलते हैं, सिनोवियल फ्लूइड कलेक्शन। और आई वाज नॉट एबल टू वॉक। मैं वहाँ गया, वहाँ से फिर 2-3 महीने की दवाइयाँ दी गई। फिर से मैं चलना फिरना शुरू कर दिया, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में आ गया। फिर 2019 में ठंड में, हर साल ठंड में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। मुझे याद है मैंने एक CME प्रेजेंट किया था आउटडोर, और बहुत सारे ऑडियंसेस थे, बाहर में खुला आसमान था, और थोड़ी ठंडी सर्दी की समय थी। सर्दी जुकाम हुई, और उसके बाद वो सर्दी जुकाम गई नहीं, साथ में ये बुखार आना। और लगभग 2 महीने तक मुझे बुखार रहता, और रात में इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती थी कि ठंडी में मेरे मेरे सारे कपड़े भीग जाया करते थे, इवन स्वेटर तक भी।
तो आई वॉज एफ्रेड व्हाट इज हैपनिंग, और मेरी चेस्ट में इतनी ज़्यादा पेन होती थी जो मैं सांस भी ठीक से ना ले पाऊँ। तो लास्ट में मैंने डिसाइड किया, नो आई हैव टू गो टू सम गुड प्लेस। तो 2019 में मैं सीएमसी वेलोर गया, और वहाँ पर मैंने वहाँ डॉक्टर्स को अपने को इंट्रोड्यूस किया और रिक्वेस्टेड देम कि मुझे एडमिट कीजिए एंड गो फॉर ऑल इन्वेस्टिगेशन what you need. I want to know what I am suffering from right now. मुझे 2-3 महीने से फीवर क्यों हो रहा है और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग। तो मेरे दिल दिमाग में जो मैंने मेडिकल की पढ़ाई की, थोड़ा डर भी था, क्योंकि इस तरह के लक्षण ब्लड कैंसर्स में भी आते हैं, कुछ हॉटस्किन लिम्फोमा जैसी बीमारियां बोलते हैं। एक ट्यूबरक्लोसिस में आती है। एक डर ये भी था कि एक बार ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, और तीसरा जो एनकालोजिंग की प्रॉब्लम थी उसकी सिस्टमिक फ्लेयर अप में भी ऐसी तकलीफ आती है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैंने खुद से बना कर गया था कि मुझे ये 3 तकलीफ हो सकती है, इसके लिए अच्छे से टेस्ट करके। और मैं वहाँ लगभग सीएमसी वेलोर में 10 दिन तक एडमिट था। बहुत सारी जांचें हुई, और ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कोई ऐसी बीमारी ना आई मेडिकली नेम्ड उस समय, जो मेरी जानकारी थी उसके हिसाब से। तो उसमें मुझे सिस्टमिक फ्लेयर अप ऑफ एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यानी ये आपके ऑटोइम्यून डिजीज का ही वर्स्ट फॉर्म, आपके आप उस समय उससे गुजर रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया, या तो मैं ठीक होऊंगा या मेरी डेड बॉडी वापस जाएगी मेरे घर को। आई वॉज इन दैट बैड कंडीशन, इवन आई वॉज नॉट एबल टू go to washroom without support, and I was there for 4 months continuous। जॉब से छुट्टी ले ली, और जहाँ मैं कंसल्टेंट था वहाँ बोल दिया कि आई एम नॉट एबल टू कम, प्लीज आप मेरी जगह किसी और को ज्वाइन करा लें, मेरा इंतजार ना करें। मेरी क्लिनिक बंद, और 4 महीने में वेलोर से वहाँ डायग्नोसिस हुई, और वहाँ पर लोगों ने बायोलॉजिक्स इंजेक्शन लेने को कहा, एंड दैट वाज कॉस्टिंग 50,000 इंजेक्शन पर डोज, एंड द डोज वाज पर मंथ। एंड पीपल सेड कि अभी आप इसको कंटिन्यूअस लेंगे, एक डोज तो वहाँ लगा दी, उसके बाद बोला हर महीने आपको यहाँ पर विजिट करना है। तो आई थॉट कि इतनी दूरी से दरभंगा से बेलोर जाना इट विल बी नॉट फिजिबल। तो मैं बेंगलोर में किराए पर एक फ्लैट ली, और मेरी मिसेज बेटर हाफ शी वाज अलोंग विथ मी, एंड माय सिस्टर वाज स्टेइंग देयर। वो बेंगलोर में रहती थी, तो थोड़ा आसान था वहाँ पर रहना। तो मैं वहाँ गया, और वहाँ से 3-4 घंटे की रनिंग थी। तो वहाँ मैं इंजेक्शन्स के लिए आया जाया करता था, लेकिन बहुत सारी दवाइयों के बावजूद मेरे शरीर में कोई भी फर्क ना पता चला कि मैं सुधर रहा हूँ या मेरे लक्षण में कुछ आराम आ रहा है। और इसी बीच मैं नेट पर, गूगल पे और बहुत सारे साइट्स पे और बुक्स में ढूंढता रहा, क्या बिना दवाइयों की जिंदगी जी जा सकती है। और उसमें बहुत सारे डाइट्स के बारे में पढ़ी, और इंडिया में भी बहुत सारे तरह की डाइट्स चल रही हैं। तो उन दिनों मुझे न्यू डाइट सिस्टम के बारे में कुछ पता चली, और पैलियो डाइट के बारे में पता चली। देन आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माई सेल्फ विदाउट एनी नॉलेज। मुझे इस बात की कोई खबर नहीं कि मेरे साथ क्या होना है, बट मैंने एक्सपेरिमेंट करना चाहा। मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, एंड कि आगे मेरी लाइफ में क्या होना है, नो होप, बट देयर वाज अ फेथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एंड इसको भी मैंने इस तरह से नहीं लिया कि ईश्वर मुझे मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, परहैप्स ईश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, और शायद मेरी जिंदगी की पर्पस कुछ और है, उसको ढूंढने जानने की कोशिश की, और इस जर्नी में गया। उसके साथ साथ मैंने ये पढ़ने की जर्नी ना छोड़ी। जब एक्सपेरिमेंट करता गया, कुछ दिनों में फायदा हुआ, फिर से वही स्थिति। और ये जो 2019 से लेकर अभी तक, और मैंने ये जर्नी शुरू की थी 2020, मुझे वो तारीख भी याद है, 2019 2020 19 फरवरी, 19 फरवरी से ये जर्नी मैंने शुरू की थी 2020। और पहले सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप किया, फिर लंच स्किप किया, और 15 दिनों में मैंने डिनर भी स्किप किया, और पूरे रॉ पे आ गया, पूरा रॉ फूड पे था। और करीब 3-4 महीने लगे, मेरे बॉडी में पेन की प्रॉब्लम थोड़ी कम होने लगी, मेरा वजन कम होना शुरू हुआ। जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तो उस समय मेरा वजन था 73 kg, और मेरी हाइट 5'10.5" तो माई हाइट वॉज गुड, वेट वॉज नॉट इनफ।
ज़्यादा भी नहीं था, क्योंकि शुरू से मैं हेल्थ फ्रीक था। और मेरी वजन जैसे जैसे कम हुई, घुटनों की प्रॉब्लम थोड़ी कम हुई, खड़े होना और फिर चलना मेरा आसान हुआ। लेकिन बीच बीच में ये प्रॉब्लम मेरी बढ़ जाया करती थी, मुझे लगा कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़नी शुरू की कि हाउ बॉडी हील्स फ्रॉम विद इन, डजेंट नीड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। आपके शरीर को ठीक होने के लिए कहीं से किसी भी बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है। आपके भीतर में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो आपको ठीक कर सकती हैं, जैसा कि एनिमल किंगडम में हम लोग देखते हैं। अ, मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं बोलना चाहूँगा। तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो ब्लाइंडली इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया, और चीज़ों को पढ़ना और जानना शुरू किया। और मेरी इस साइंस में कि बॉडी हील्स फ्रॉम विद इन, और भी जो मेरा विश्वास है वो बढ़ता चला गया। और इस जर्नी को जारी रखी, और पिछले 3 सालों में ये समझ में आई कि बॉडी में 3 तरह से बीमारियां होती हैं, एक एक्यूट डिजीज, दूसरी क्रॉनिक डिजीज, और तीसरी डिजेनरेटिव डिजीज, जो मेरी समझ में आई। और मैंने अपने से इसको कोरिलेट करके देखा। मुझे पहले सर्दी जुकाम हुआ करती थी, साइनस की प्रॉब्लम होती थी, उसको मैंने दवाइयों से सप्रेस किया, दैट वाज एक्यूट डिजीज। तो मुझे क्रॉनिक डिजीज आई, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, दैट इज क्रॉनिक डिजीज, जिसपे आपको लगातार दवाइयों पर रहना होता है। उसको मैंने सप्रेस किया, तो मुझे ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम हुई, दैट इज डिजेनरेटिव डिजीज। उसको भी मैंने सप्रेस किया, उससे भी एक स्टेप आगे बढ़कर डिजेनरेटिव डिजीज, दैट इज ऑटोइम्यून एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो दैट सीम्स ट्रू, ये बात सच लगने लगी। ये बिल्कुल सही है, जब हम लोग एक्यूट डिजीज को सप्रेस करते हैं वी गेट क्रॉनिक डिजीज, और क्रॉनिक डिजीज को सप्रेस करते हैं वी गेट डिजेनरेटिव डिजीज। और दूसरे आसान शब्दों में बताएं, सर्दी जुकाम बुखार होता है, दस्त होता है, हम लोग तुरंत से दवाइयों से उसको ठीक करना चाहते हैं ताकि हम लोग काम पे जा सके। सिर दर्द हुई, सिर दर्द की गोली खा ली, काम पे चले गए। बुखार हुआ, जल्दी से दवाई खाओ, काम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इन 3 साल की जर्नी में मैंने देखा, मुझे लगभग 10 से 12 बार फीवर आए होंगे, जिसको मैं हीलिंग क्राइसिस का नाम देता हूँ। और सबसे लंबा बुखार मेरा गया था 9 दिनों का, 9 कंटिन्यूअस डेज। और मैंने ना तो जांच कराने की कोशिश की, और ना कोई दवाई ली, और वो 9 दिनों का बुखार भी वो खुद ब खुद शरीर से चला गया। और इस तरह की फीवर 10 से 12 बार आए होंगे। और हर बार मैंने नेचुरल तरीके से, जो ये मेरा विश्वास पुख्ता हुआ बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद कि बॉडी हील्स फ्रॉम विद इन, मैंने कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं ली, और मेरे फीवर खुद ब खुद जाते रहे। और जितनी बार मेरी फीवर की प्रॉब्लम आई और वो खुद गई, उतनी बार मैंने देखा कि मेरी एनर्जी लेवल बढ़ रही है, मेरी पेन स्टिफनेस की प्रॉब्लम जा रही है। तो ये फिर से ये बात का सबूत होते चला गया कि जब आप एक्यूट डिजीज को सप्रेस नहीं करते हो, तो वो डिजेनरेटिव डिजीज फिर आपको रिवर्सल स्टेज में जानी शुरू हो जाती है, रिवर्स होनी चली जाती है। और मैं आपको बताऊं कि अभी मेरे फिजियोथेरेपिस्ट जो 2015 से लेकर 2019 तक लगातार फिजियोथेरेपी कराते थे, उनसे अभी इन दिनों कभी मिलता हूं, तो वो बोलते हैं कि सर आपने तो चमत्कार कर दिया। अगर कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर आपको ये बता दे कि आपको एनकाइलोजिंग की प्रॉब्लम है, तो मैं फिजियोथेरेपी छोड़ दूंगा। दैट वाज हिज स्टेटमेंट। सो मैंने देखा कि नहीं, बॉडी हील्स फ्रॉम विद इन। और ये जर्नी मेरी जारी है, और इसमें बहुत सारी परतें खुलती गई, और अभी और भी खुलनी बाकी है। एंड आई एम ग्रेटफुल एंड ग्रेसफुल टू मेनी पीपल हु केम अक्रॉस इन दिस जर्नी। बहुत सारे लोग आए, उसमें एक साई सॉल्यूशन भी है, ईट फ्रूट एंड हील, गौरव गोयल जी हैं। इससे पहले मैंने एक बार चर्चा की थी, बात की थी, डॉक्टर के गोयल हैं। उस समय जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी, उनसे भी वार्ता हुई थी। मैं बीबी चौहान साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो एनडीएस के फाउंडर हैं, जो इस जर्नी में आए, और मेरी समझ जो है वो बढ़ती गई। और पढ़ने के साथ साथ आई वॉज नॉट अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ एनी पाथ और एनी गुरुज एंड ऑल, जस्ट जो जानकारी को इकट्ठा करता गया, और अपनी बॉडी की वॉइस को सुनता गया, मेरी बॉडी कैसे बात कर रही है और मुझे क्या करना चाहिए, ये समझ खुद आती गई। कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं तैयार किया किसी के लिए कि आपको ये चीज कर लो, ऐसे कर लो, वो ठीक हो जाएगी। वो इस जर्नी में आपको आपकी समझ खुद बढ़ती चली गई कि आपने अब क्या करना है। और जब तक ये समझ नहीं बढ़ती है, तब तक इस जर्नी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। इन्हीं दिनों एक और घटना हुई,
मेरी मदर जो 78-79 ईयर्स की है एंड सी राइट नाउ 80 ईयर्स, उस समय उनको दाहिने स्तन में कैंसर की डायग्नोसिस हुई। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स थे, पेन होते थे, गांठ थी, दाहिने हाथ में सूजन आने शुरू हो गए थे, और दैट वाज डायग्नोज्ड एज ब्रेस्ट कैंसर विराट्स 5, आई थिंक स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर रहा होगा। तो उस समय दैट वाज अ ग्रेट सेट, ग्रेट ब्लो टू द माय फैमिली मेंबर्स। तो 3 भाई 3 बहन हूँ मैं, और सब लोग इकट्ठे, जो बहनें बाहर हैं उन लोगों को फोन पे रख के, और तीनों भाई इकट्ठे और भाभियां सब हम लोग साथ में बैठ के डिस्कस किए कि आगे क्या करना है। आई हैव 2 वेज, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मेरे पास ये भी रास्ता है, हम लोग इस तरीके से भी जा सकते हैं, और जो मैंने अपने ऊपर अनुभव किया है दूसरा ये भी रास्ता है, हम लोग इस रास्ते भी जा सकते हैं। फिर मैंने बताया अगर मेडिकल रास्ते में जाते हैं तो पूरी फैमिली को डिस्टर्ब होना होगा, दिस वे और दैट वे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये कीमो कराओ, ये रेडियो कराओ, और उसके साइड इफेक्ट्स, फिर हॉस्पिटल एडमिशन्स। तो मेरे एल्डर ब्रदर ब्रदर ने लीड की और उन्होंने कहा कि आई हैव वी हैव सीन योर हीलिंग जर्नी, और हम लोगों को खुद पता नहीं था, और इवन इस जर्नी में फैमिली मेंबर्स से शुरू में बहुत रेसिस्टेंस आए, बट मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मेरी पढ़ाई की जो समझ थी वो उनकी नहीं थी। और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि फैमिलीज जो है वो आउट ऑफ लव एंड केयर, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए मुझे रोकते थे कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब उन्होंने मेरी हीलिंग जर्नी देखी और मैं धीरे धीरे ठीक होता गया, देन दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी, और आज तक वो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सारे लोगों को, मेरे फैमिली मेंबर्स को। फिर लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, योर वे, आप जैसा कर रहे हैं वी विल गो फॉर द सेम। और उनकी पहले ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चलती थी, लिपिड प्रोफाइल की दवाइयाँ चलती थी, मदर की एस्पिरिन चलते थे, वो सारी दवाइयाँ बंद हो गई, अभी कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं। उनके स्तन के गांठ छोटे हो गए हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड खत्म हो गए हैं, दाहिने हाथ में जो सूजन थी वो कम हो गई है, एंड सी इज लीडिंग हेल्दी हैप्पी लाइफ, सी इज इंडिपेंडेंट, वो सारे काम खुद करती हैं, सुबह मॉर्निंग में 2-3 किलोमीटर वॉक पे जाती हैं। सो वी आर हैप्पी, ब्लेस्ड फैमिली मेंबर्स। मेरी मदर भी अच्छी हैं और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं जो खड़े होकर चल नहीं पाता था, आज मैं सारे काम करता हूँ, हर दिन 6-7 किलोमीटर वॉक करता हूँ, और स्टिल इन 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 रॉ जर्नी, एंड ट्राइंग टू हेल्प पीपल हु एवर कम अक्रॉस। इवन मैं अपनी क्लिनिक में भी बहुत सारे लोगों को इस तरीके से हेल्प कर रहा हूँ, जो मेरी बातों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं कि नहीं, बिना दवाइयों के भी लोग ठीक हो सकते हैं, उनको उसी तरीके से समझने और समझाने की कोशिश करता हूँ। सर तो इन्हीं। एक क्वेश्चन था सर, जैसे मैं आपसे लास्ट ईयर मिली सर जून में, और फिर आपसे जुलाई में जब मिली थी, सो सर यू आर वेरी स्किनी एट दैट टाइम, मतलब आप बहुत, तो सर हाँ, वो मैं आपका बिल्कुल फेज सही, में देखती बिल्कुल हूँ बिल्कुल सर। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। आई रिमेम्बर दैट एपिसोड। उस समय मुझे हीलिंग क्राइसिस आई थी जो 2.5 महीने लगभग रुकी थी, और उस समय मेरी सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही थी, मेरे ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो रहे थे, और म्यूकस बहुत ज्यादा बन रहे थे, एंड आई थिंक दैट वाज द माय लास्ट बैटल ऑफ हीलिंग क्राइसिस दैट एग्जिस्टेड फॉर 2.5 मंथ। और मैंने फिर से 2.5 महीने की छुट्टी ली, 2.5 महीने क्लिनिक बंद रखा, एंड आई लॉस्ट माई वेट अप टू 38-39 kg। 38-39 kg तक मैं चला गया, एंड आई वॉज ऑलमोस्ट स्केलेटन। और उस समय मैंने 6 दिन 7 दिन की वाटर फास्टिंग की थी, और उतने 2 और 3 दिन की वाटर फास्ट मैंने कई बार की उस 2-2.5 महीने के एपिसोड्स में, एंड अगेन माई ब्रीदिंग प्रॉब्लम resolved itself without any support, without any treatment, and again I came out of it. So what was your oxygen level at that time, sir? At Like, that time oxygen level was 93, 94, 95, इस तरह से मेरी ऑक्सीजन सेचुरेशन रहा करती थी, और स्लीपलेस नाइट होती थी। मेरे बड़े भाई आते थे, हक करते थे, बोलते थे बेटा कोई मेडिसिन ले लो, हम लोगों से आपकी तकलीफ ये देखी नहीं जा रही है। मैंने कहा कि दिस इज माय लास्ट बैटल, इस बार आर या पार, या तो मैं रहूंगा या फिर चला जाऊंगा, आई विल नॉट गिव। क्योंकि मेरी जो समझ है, ये हीलिंग क्राइसिस, दिस म्यूकस जो मैंने बचपन से गलत लाइफस्टाइल की वजह से जो म्यूकस अभी तक अकुमुलेट की है, इवन एट द सेलुलर लेवल, बॉडी हैज डिसाइडेड दिस टाइम टू थ्रो आउट
everything from my body. And उस healing crisis के बाद I got 2 episodes of fever, one of 1 days and one of 2 days. That's it. और वो भी खुद ब खुद चले जाते हैं, कोई दवाइयों की जरूरत नहीं होती है, नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है, बाउल मूवमेंट अच्छा होता है, और साइनस की प्रॉब्लम नहीं होती है, अर्टिकेरिया नहीं होती है। मैं अर्टिकेरिया के लिए बताऊं, मुझे लाइफ सेविंग ड्रग 3 बार लेनी पड़ी है, जिसको हम लोग एड्रेनालिन बोलते हैं। जो लास्ट शॉट होता है, मेरी ब्लड प्रेशर, पल्स सारी खत्म हो जाती थी और मैं ऑलमोस्ट कम करने की स्थिति में होता था। तो 3 बार मुझे लाइफ सेविंग ड्रग ये एनाफाइलेक्सिस की वजह से दी गई है। अननोन काउज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आई डोंट नो। और इस तरह से मैं कभी ट्रैवल करूं तो अपने साथ एड्रेनालिन की इंजेक्शंस लेकर खुद ट्रैवल करता था। और ऐसा 3-4 महीने तक चला। जब ये एनाफाइलेक्सिस की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, तो मैं अपने साथ जहाँ कहीं भी जाऊं, क्लिनिक में, घर पे, एड्रेनालिन के इंजेक्शंस, हाइड्रोकॉर्टिसोन के इंजेक्शन साथ में रखा करता था। तो दिस इज माय हीलिंग जर्नी इन शॉर्ट। Perhaps you people will be benefited from out of this, and we will meet soon with Mrs. Sukriti Jain. And thanks to her, who introduced me to the common people. And मैं समझता हूँ कि लोगों को इससे फायदा होगा और हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू। राइट सर, राइट सर।